हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम में कौन कौन से पैरामीटर यूज होते हैं, ओम्स लॉ कौन सी सर्किट में यूज हो सकता है, और भी ओम्स लॉ के जो एप्लीकेशन हैं और उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो देखिए, मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिखा है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इन अ कंडक्टर दैट वोल्टेज एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर वेयर आर द फिजिकल क्वांटिटीज एंड टेम्परेचर शुड बी कंस्टेंट। मीन्स कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सर्किट में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहाँ पर क्या है कि वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल के मीन्स क्या हो गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये इसके क्या हो गया, समानुपाती हो गया। और वहाँ पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर जो कि तापमान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और R भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। T फॉर टेम्परेचर और R फॉर रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध और तापमान भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, तीन पैरामीटर टोटल हम लोग देख लिए, वोल्टेज, करेंट और रेजिस्टेंस, VIR। अब देखते हैं कि जो ओम्स लॉ के द्वारा जो हमको फार्मूला मिलता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, और R को हम लोग पहले ही देख लिए, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें वोल्टेज और करंट के रेशियो में तो क्या होगा, V/I। तो ये ओम्स लॉ कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल में लीनियर सर्किट हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल में रेखीय सर्किट हैं, ये इसी पे क्या होगा, केवल एप्लीकेबल होगा। बाकी जितने भी सेमीकंडक्टर रहेंगे, जितने भी वैक्यूम ट्यूब रहेंगे, और जितने भी जैसे कि SCR हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन के जितने भी एलिमेंट बने रहेंगे वो हो गया, जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इन सभी पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, लीनियर सर्किट को समझते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि हम लोग V और I के बीच में क्या बनाए, ग्राफ बनाए। यहाँ मान लीजिए वोल्टेज है और यहाँ पे क्या है, करंट है। तो लीनियर सर्किट का मतलब यही होता है कि अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो ओरिजिन होता है, जो बिंदु होता है, केंद्र बिंदु, वहाँ से जब स्ट्रेट लाइन पास होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर सर्किट कहते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर और R क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है ना। बाकी जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि SCR का हम लोग कैसे बनाते हैं, ग्राफ ऐसे करके कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो क्या ये रेखी है, रेखी तो नहीं है ना। तो इसीलिए जो ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है वो केवल रेखीय सर्किट पे होता है। अब डायोड पे क्यों नहीं होता है, क्योंकि डायोड कहता है कि हम एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएंगे, P to N, मतलब कि केवल इधर से ही इधर फ्लो होगा, इधर से इधर फ्लो नहीं होगा। इसलिए डायोड पे भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यूनिलेटरल है और यूनिडायरेक्शनल है, और ट्रांजिस्टर पे भी नहीं एप्लीकेबल होगा। तो जितने भी लीनियर सर्किट रहेंगे, जितने भी रेखीय एलिमेंट रहेंगे, उन्हीं पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली लीनियर एलिमेंट। ठीक है, ये समझ लिया हम लोग। ओम्स लॉ एप्लीकेबल टू AC एंड DC बोथ। ओम्स लॉ जो होता है वह चाहे वो AC सर्किट हो या फिर DC सर्किट हो, दोनों सर्किट में क्या है, एप्लीकेबल है। अगर हम AC सर्किट में भी इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, DC सर्किट में भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। वह शर्ते जो इसका नियम है कि हाँ केवल लीनियर सर्किट में ये एप्लीकेबल होगा, तो वहीं पे एप्लीकेबल होगा। फिर देखिए, तीसरे नंबर पर दिया गया है कि ड्यूरिंग ओम्स लॉ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो ये चीज़ को भी हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। फिर आगे देखते हैं
कि ओम्स लॉ किस में एप्लीकेबल नहीं होता है, तो सेमीकंडक्टर कोई भी एलिमेंट हो, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, फिर सिलिकॉन एलिमेंट्स जो SCR के बारे में हम लोग देखे थे, डायोड के बारे में देखे थे, तो इन सभी एलिमेंट में क्या होगा, ये यूज नहीं होगा। नॉन लीनियर एलिमेंट में भी यूज नहीं होगा, वैक्यूम ट्यूब में भी यूज नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, इसका एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है, ठीक। रेजिस्टेंस के तौर पे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए घर का एक बल्ब है, छोटा सा एक बल्ब है, फिर उसमें क्या हो गया, कोई बैटरी है 3 वोल्ट की, कितनी वोल्ट की, 3 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस कितना ओम का है, मान लीजिए कि 2 ओम का है। तो इस सर्किट में बताना है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। 3 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि मोबाइल का एक 3 वोल्ट का DC बैटरी है। मोबाइल में नॉर्मली 1.7 से 3.7 तक वोल्ट होता है। मान लीजिए कि 3 वोल्ट की बैटरी हो गई और 2 ओम का कोई बल्ब है छोटा सा, और उसके बीच में हम लोग जानना चाहते हैं कि करंट कितना फ्लोइंग हो रहा है बल्ब में। तो देखिए I की वैल्यू निकालनी है। I मीन्स क्या होता है, करंट। तो ओम्स लॉ के द्वारा हम लोग पढ़े हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ से अगर हम I का मान ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा, V/R। अब नॉर्मली V की जगह पे वैल्यू रख देना है 3 और R की जगह पे वैल्यू रख देना है 2। तो ये पूरा कट पीट के कितना आ जाएगा, 1.5। मीन्स कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। क्लियर है ना। फिर इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस है 5 ओम का, यहाँ है एक बैटरी लगाई गई है जो कि, या फिर एक सेल लगाया गया है 10 वोल्ट का, और इस बीच में हम करंट ज्ञात करना चाहते हैं। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर है। जैसे मैं मान लीजिए कि ऐसे समझिए कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया, एक प्रकार का वोल्टेज। फिर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई फुटबॉल है, ठीक, यहाँ पे क्या है, फुटबॉल है, और यहाँ से मैंने अपने पैर से इसको क्या किया, किक किया। जब पैर से मैंने फुटबॉल को किक किया तो ये फुटबॉल क्या करना, मूव करना शुरू हो जाएगा। तो मूव करना शुरू होगा तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, करेंट हो गया। कि मैंने प्रेशर दिया, मीन्स कि मैं वोल्टेज उसको क्या किया, प्रेशर दिया, और वो क्या होना कि मूव होना शुरू हुआ, मीन्स कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो हुआ। अब फुटबॉल जब बहना शुरू हुआ, फुटबॉल जब भागना शुरू किया, उसके बाद से बीच में रुकावटें आएंगी। मान लीजिए हम लोग टोले मोहल्ले में खेल रहे हैं तो बाजू में किसी आंटी जी का घर है, तो फुटबॉल जा करके किसी आंटी जी के घर में टकराया। तो जहाँ पर भी जिस भी चीज़ से वो फुटबॉल टकराएगा या फिर थोड़ा सा उसकी स्पीड कम होगी, वो हम उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। सेम यही फंडा हम सर्किट में भी यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर दिया गया है। प्रेशर मीन्स क्या हो गया कि वोल्टेज 10 वोल्ट दिया गया है और पहले से ही रेजिस्टेंस भी दे दिया गया है, बस I की वैल्यू निकाल देनी है। तो I इक्वल टू क्या करेंगे, V/R। V की वैल्यू रख देंगे 10, R की वैल्यू रख देंगे 5। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 2। मीन्स कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर का। क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चीज़ें देखें हम लोग। वोल्ट, V फॉर क्या हो गया, वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। फिर आता है R, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। फिर तीसरा हम लोग क्या देखें, I मीन्स क्या होता है, करेंट। तो करेंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। मैं शॉर्टकट में डिनोट कर दे रहा हूँ, A फॉर एम्पियर। तो 3 पैरामीटर के बारे में हम लोग देखे थे। अगले वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि ये भी किसी चीज़ पे डिपेंड करता होगा ना,
लेंथ, टेम्परेचर, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ओम्स लॉ समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।